क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स लेक्चर नंबर 9 टॉपिक 7 मोहरें लिपि तथा बाट सील्स स्क्रिप्ट वेट्स। पहले सील्स एंड सीलिंग्स यानी मोहरें और मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मतलब यह है कि दूर दूर के लोगों से, दूर दूर की बस्तियों से जो कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते थे और उसमें आसानी की ज़रूरत महसूस होती थी, तो मोहरों और मुद्रांकनों का इस्तेमाल होता था, यानी सील्स का और सीलिंग्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामान से भरा कोई थैला एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाए और उसके मुंह पर रस्सी बांध दी जाए और गांठ लगा दी जाए और गांठ पर थोड़ी सी गीली मिट्टी जमा कर एक या एक से ज़्यादा मोहरों से दबा दिया जाए, तो उससे ये होता है कि मोहरों की छाप लग जाती है। उस पर मिट्टी पर मोहरों की यानी सील्स की छाप पड़ गई। अब ये थैला अपनी मंजिल पर यानी अपने गंतव्य पर जब पहुंचेगा तो वहाँ ये देखा जाएगा कि वो जो सील है, वो जो मुद्रांकन है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं, मतलब टूट फूट तो नहीं हुई है, तोड़ा तो नहीं गया है, छेड़ा तो नहीं गया है। अगर ऐसा है कि बिल्कुल ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि सामान जो भेजा गया था, जैसा भेजा गया था वैसा ही मिला है। इससे विश्वास बढ़ता है। और इसके अलावा मुद्रांकन से यानी सीलिंग से भेजने वाले की पहचान भी होती थी। हर भेजने वाला अपनी कोई ख़ास पहचान रखता था, कोई निशान होता था या कुछ होता था जो उस मोहर पर बना हुआ होता था। उसको देखकर ये कन्फर्म होता था कि ये सामान फलां व्यक्ति ने भेजा है। इसके बाद 7.2 एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। आमतौर पर मोहरों में ये देखा गया है, हड़प्पा से जो मिली हैं, कि कुछ लिखा है एक लाइन में। हो सकता है ये मालिक का नाम हो और उसकी डेजिग्नेशन यानी कि उसकी पदवी, उसकी पोस्ट हो। विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इनका अर्थ बताता था, यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो उस निशान को देखकर पहचान जाते हैं कि ये सामान किसका है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है वगैरह। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, यानी कि ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो शॉर्ट हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 निशान हैं, 26 चिन्ह हैं, 26 साइन हैं। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन यकीनन ये वर्णमालीय नहीं थी, मतलब अल्फ़ाबेट नहीं होती थी, ये डेफिनेटली कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई निशान, ऐसी कोई अलामत नहीं मिली कि कोई स्वर और कोई व्यंजन होता हो। इसमें चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा साइन हैं। 375 से 400 के बीच साइन हैं। इतने निशान हैं तो इतने तो अक्षर हो ही नहीं सकते, ऐसा ख्याल है विद्वानों का। लगता यह है कि ये लिपि जो है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, उर्दू की तरह, अरबी की तरह, फारसी की तरह, ऐसा ख्याल है विद्वानों का। और ऐसा इसलिए ख्याल उनका है क्योंकि वो ये देखते हैं कि राइट साइड में जो निशान हैं, शब्द कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उनके बीच में काफ़ी अंतराल है, काफ़ी गैप है, और जैसे जैसे लेफ़्ट साइड की तरफ वो बढ़ रहे हैं उनका अंतराल कम होता गया है और एंड में जाके काफ़ी, मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है कि हौच पौच भी हो गए हैं निशान। यानी कि जैसे आप लिखते हैं ना, जब आप लिखना शुरू करते हैं और आपको ये सोच लिया आपने कि भाई एक ही लाइन में ये बात ख़त्म होनी है, तो आप जैसी नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिख रहे होते हैं, तो लिखते लिखते आपको जब लगता है कि यार ये लाइन तो छोटी पड़ जाएगी, मतलब मैटर ज़्यादा है, लाइन कम है, तो आप बारीक बारीक लिखने लगते हैं और एंड में जाके आप एकदम हौच पौच कर देते हैं, मिला मिला के सटा के लिख देते हैं कैसे भी करके कि लाइन इसी लाइन में ख़त्म हो जाए। तो ऐसा ही कुछ वहाँ भी पाया गया है। इससे लगता है कि उत्कीर्ण करने वाले ने यानी इनग्रेवर ने ये किया कि राइट हैंड से लिखना शुरू किया और बाद में बाईं तरफ जब जगह कम पड़ गई तो उसने नज़दीक नज़दीक लिख दिया। अच्छा, अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। सवाल यह है कि लिखावट, ये तहरीर, ये निशान, ये सब कुछ किस पर मिला है, कहाँ ये लिखा हुआ पाया गया है, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा पाया गया है। तो साहब ये मोहरों पर पाया गया है, तांबे के औजारों पर पाया गया है, मर्तबानों के अंवठ पर पाया गया है, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाओं पर पाया गया है, आभूषणों पर यानी जेवरात पर पाया गया है, अस्थि छड़ें, हड्डी की छड़ों पर पाया गया है, और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट्ट पर भी ये लिखावट पाई गई है। इसको अंग्रेजी में समझ लीजिए कहाँ कहाँ मिली है लिखावट। ये राइटिंग मिली है सील्स पर, कॉपर टूल्स पर, रिम्स ऑफ जार्स पर, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स पर, ज्वेलरी पर, बोन रॉड्स पर और एंशिएंट साइन बोर्ड पर।
आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो, यानी कि जो वस्तुएं बाद में नष्ट हो जाती हैं शायद उन पर भी लिखा जाता हो, तो वो तो नष्ट हो गई, वो तो हमें मिली नहीं। लेकिन हो सकता है कि ऐसी भी चीज़ें होती हों जिन पर लिखा जाता हो और वो ज़्यादा समय तक टिक ना पाती हों। क्या इसका मतलब ये है कि साक्षरता व्यापक थी? क्या आपको लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे? ये आपके लिए सोचने का विषय है। आप सोचिए, डिसाइड करिए, अपने साथियों से डिस्कस करिए कि क्या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे या कम होते थे। तो इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है 7.3 बाट यानी वेट्स। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। इसका क्या मतलब है? विनिमय मतलब है एक्सचेंज, मुझसे ये ले लो, मुझे वो दे दो, इसे कहते हैं एक्सचेंज। ये बाटों की, बाट होता है ना बाट, वेट, उसकी एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा रेगुलेटेड थे, मतलब एक प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स था। और ये बाट किससे बनते थे? एक सवाल है, बाट किससे बनते थे? बाट बनते थे चर्ट नामक पत्थर से, CHERT, चर्ट, इस पत्थर से बनाए जाते थे। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान नहीं रखते थे, कोई निशान नहीं होता था इन पर, और ये घनाकार होते थे। घनाकार मतलब क्यूबिकल। आप फिगर नंबर 1.2 में देख लीजिए, आपको बुक में दिखाई पड़ जाएगा कि किस तरह के बाट होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी होते थे। लोअर डिनोमिनेशंस जो हैं वो बाइनरी होते थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर का होता है ना, बाइनरी सिस्टम है ना, 1 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का डबल 8, ऐसे डबल होते जाते हैं ना, 16, 32, 64, 128 वगैरह वगैरह। और ये इनका जो डिनोमिनेशंस का सिस्टम था ये 12,800 तक था, मतलब इतने ज़्यादा डिनोमिनेशंस के भी बाट होते थे। और ये डेसिमल सिस्टम द्वारा फॉलो किए जाते थे, मतलब इसमें दशमलव प्रणाली चलती थी, डेसिमल सिस्टम। और इसके अलावा एक विचार यह भी है कि छोटे बाटों का इस्तेमाल शायद आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता हो, जेवरों को और बीड्स को तोलने के लिए शायद होता हो इस्तेमाल छोटे बाटों का। अच्छा, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। मेटल स्केल पैन्स हैव आल्सो बीन फाउंड। तो ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा लेक्चर था, मुझे यकीन है कि आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए मुझसे। और अगर इससे पहले वाले ऑडियोज़ सुनना चाहें, इससे पहले वाले 8 लेक्चर्स और हैं इस चैप्टर के, वो सुनना चाहें तो वो भी इसी चैनल पर मौजूद हैं, नो बकवास बातें खास पर, उनको सुन लीजिए। और अगले ऑडियो का करिए इंतज़ार। बस फ़िलहाल तो इतना ही। सलाम हिंदुस्तान।